गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्र कुमार जोनवाल आपका एक बार स्वागत फिर से करता हूँ। पाठ हम तीसरा पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का, धातु और अधातु। उसका वीडियो नंबर 3 आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहले पिछले उसमें भी मैंने नोट्स लिखाए थे कि धातु हमारी जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, फिर उसमें ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ स्पेशल नोट्स हैं, वो देखो क्या है। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या है कि लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक, फेरिक, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। लोहा मतलब आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये धातुएं क्या करती हैं? गर्म और ठंडे जल, गर्म और ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। गर्म और ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ये क्रिया किसके साथ करती हैं? ये क्रिया करती हैं भाप के साथ। किसके साथ क्रिया करती हैं? भाप के साथ। और भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? एक तो ऑक्साइड बना लेती हैं और एक बना लेती हैं हाइड्रोजन। क्या बना लेती हैं? हाइड्रोजन। तो पहला नोट क्या है, पूछ सकता है आपसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक गर्म एवं ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं या नहीं। तो आपको पहला आंसर तो दे देना है नहीं, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये क्रिया किसके साथ करते हैं, तो आपको बोलना है ये भाप के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? भाप के साथ। और भाप के साथ क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? भाप के साथ क्रिया करके ये बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इतना दिमाग में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन भाप के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस। तो देखो, एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु, जो मैंने इन तीनों में से छांट रखी है। एक एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, ये तीनों के तीनों ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करते। गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करते। ये क्रिया करते हैं तो केवल और केवल भाप के साथ। किसके साथ क्रिया करते हैं? भाप के साथ। तो देखो, धातु को जब हमने भाप के साथ क्रिया कराया, अब कई लोग कहेंगे सर H2O तो जल का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। नहीं जी, यहाँ जल का ही है फॉर्मूला, लेकिन जी का मतलब होता है गैस। इसकी अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। और पानी की भाप कब बनेगी? जब जाके हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो मतलब ये भाप रूप में पानी है। ये किसके रूप में पानी है? भाप के रूप में। कि पानी को हमने क्या है, पतीले में लेके या पात्र में लेके इसको गर्म किया तो इसकी भाप बन गई। तो धातु, एल्यूमिनियम धातु जब भाप के साथ क्रिया करती है तो ये बना लेती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथ में निकालती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एल्यूमिनियम ने जब भाप के साथ क्रिया करी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। यहाँ पे फिर समझा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे H2O ये भाप है। H2O क्या है? यहाँ पे भाप, क्योंकि इस पानी को गर्म किया जा रहा है। पानी को क्या किया जा रहा है? गर्म। और गर्म करने पर ही ये क्या बन रहा है? भाप बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के 3 एकम 3। क्रिया कारकों में एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हैं। तो इधर की साइड देखो, एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 3 और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6। एल्यूमिनियम के 2 इधर हैं, एल्यूमिनियम के 2 इधर हैं, हाइड्रोजन के 6 इधर हैं, हाइड्रोजन के 6 इधर और ऑक्सीजन के 3 इधर, ऑक्सीजन के 3 इधर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में ये हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन दिमाग फिट कर लेना है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन कभी भी गर्म और ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते। ये क्रिया करते हैं तो केवल और केवल किसके साथ? भाप के साथ क्रिया करते हैं। और भाप के साथ क्रिया करके ये बनाते हैं धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट जो नोट है वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 नंबर का पूछ लेता है कई बार। वो पूछेगा निम्न में से कौन सी धातु क्रिया नहीं करती जल के साथ। तो आपको बोलना है लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड। देखो, जल के साथ में गोल्ड, सिल्वर, लेड और हमारे पास में कॉपर, ये
जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ में कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में एक बार फिट कर लेना है कि हमारे पास में ये चारों की चारों लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जल के साथ में कोई क्रिया नहीं करती, जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये दिमाग में फिट कर लेना है। ऊपर वाला समझ में आ गया कि फेरिक, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरिक, एल्यूमिनियम, जिंक ये ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करते, क्रिया करते हैं तो केवल भाप के साथ, और भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हमारे पास में लेड, कॉपर और आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये भी जल के साथ क्रिया नहीं करते। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम आगे चलेंगे। अब हम ये 2 नोट्स पढ़ने के बाद में अब हम आगे की ओर चलेंगे। आगे की ओर चलने पर हमको एक क्वेश्चन निकल के आता है, बीच में से पैराग्राफ के बीच में से एक क्वेश्चन निकल के आता है। और क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है कि धातुएं HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, परंतु मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3 में हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। देखो क्या है, पहली बात समझो। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इतना दिमाग में आ गया। इसको देसी रूप में कहते हैं सोरे का अम्ल। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। इतना समझ में आ गया। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और Mn का मतलब होता है मैग्नीज। ठीक है, अब कहना क्या चाहता है वो समझो। कहना ये चाहते हैं हमसे कि सोरे का अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करता, लेकिन यही सोरे का अम्ल यदि मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु के साथ में क्रिया करता है तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसा क्यों? बस ये कहना चाहता है। तो देखो भाई, ये जो HNO3 है मतलब सोरे का अम्ल है, ये है प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। पहला दिमाग में रखना। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि मजबूती से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। मजबूती से ऑक्सीजन को अपने साथ में क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। ठीक है, अब क्या है वो देखो। जब ये धातुओं के साथ में HNO3 क्रिया करता है तो मैंने बताया कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ये किसी भी धातु के साथ में क्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब बना लेता है। ये NO2, N2O ये सब बना लेता है। ये हाइड्रोजन गैस निकलती भी है ना, इसकी हाइड्रोजन गैस यदि निकलती भी है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती भी है इसकी, तो मैंने कहा कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या बना देगा? ऑक्सीजन को जोड़ देगा। तो अकेले हाइड्रोजन को ये निकलने ही नहीं देगा, तो यहाँ भी ये क्या बना देगा? इसका जल बना देगा। तो आपको याद क्या रखना है कि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए ये क्या करता है? जब भी कोई क्रिया करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब बना देता है। ठीक है, ये NO2, N2O, ये NO ये वगैरह बना देता है। मतलब ये अकेला हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता। और जैसे ही हाइड्रोजन अकेला निकलता है तो मैंने कहा कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब ये ऑक्सीजन का संयोग कर लेता है, अकेला किसी को निकलने नहीं देता। ये हाइड्रोजन यदि अकेला निकलने की भी सोचेगा ना तो उसके साथ में भी ये ऑक्सीजन से क्रिया करा देगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करा देगा तो मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? जल। तो सिंपल सी बात है कि अकेला हाइड्रोजन को तो निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान होती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्रदान होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं?
अति तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, अति तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, और तनु HNO3 सोरेक अम्ल ले रहे हैं, अति तनु HNO3 का उपयोग कर रहे हैं। अति तनु का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हम क्या HN3 का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि ये मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो तुमको क्या याद रखना है वो सुनो कि सामान्य अवस्था में धातुओं के साथ HNO3 क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये हाइड्रोजन गैस यदि निकलती भी है तो ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके और जल बना देता है। लेकिन यदि इसी HNO3 को थोड़ा सा तनु करके लिक्विड फॉर्म में करके और मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखो, सबसे ज़्यादा बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम में होती है, और यह हद मतलब क्या है, बुलबुले कब बनेंगे, बुलबुले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषण करना, ग्रहण करना, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा को छोड़ना, यही समझाया था। तो देखो भाई, मैग्नीशियम जो धातु है ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा बुलबुले बनाती है, सबसे ज़्यादा बुलबुले बनाती है। क्यों सबसे ज़्यादा बुलबुले बनाएंगे, मतलब ये उबलेगा तभी बुलबुले बनाएंगे। जैसे ही हमारे पास मैग्नीशियम धातु को ये सबसे ज़्यादा बुलबुले बनाएगी, मतलब ऊष्मा को बाहर भेजेगी, ऊष्मा को क्या करेगी, बाहर भेजेगी। और जहाँ पे ऊष्मा को हम उत्सर्जित करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ग्रहण करते हैं उसे तो हम कहते हैं ऊष्माशोषी, भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो सबसे ज़्यादा जो बुलबुले बनते हैं मैग्नीशियम में बनते हैं, और मैग्नीशियम में जब बुलबुले बनते हैं मतलब ऊष्मा बाहर जा रही है, बुलबुले आपने देखा होगा उबलते हैं तो ऐसे उछलते हैं, उसमें से भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जहाँ भी ऊष्मा बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला है, ये मैंने बता दिया था आपको कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये सारी की सारी जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे भी यही लाइन लिखी हुई है कि कॉपर न तो बुलबुले बनाता है और न ही कोई इसमें टेम्परेचर में चेंज आता है। कॉपर के न तो बुलबुले बनते हैं और ना ही इसके तापमान में कोई परिवर्तन आता है। सिंपल सी बात है, जल से क्रिया ही नहीं करता, तो जल से जब क्रिया ही नहीं करेगा तो न तो बुलबुले बनेंगे और न ही इसके अंदर कोई टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। तो पहला था कि धातुएं जब HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस, धातुएं HNO3 के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करती। क्यों, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, किसी को भी अकेला नहीं निकलने देता, ऑक्सीजन को जोड़ के बाहर भेजता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी अकेला निकलेगा तो जल बना देगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ के। अब लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज में क्या होता है, इसको तनु HNO3 लेते हैं, तनु सोरेक अम्ल ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, जिससे क्या होता है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसकी प्रबलता खत्म हो जाती है। इसकी प्रबलता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये प्रबल ऑक्सीकारक नहीं रहता तो है लेकिन प्रबल नहीं रहता। ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रदान करने लग जाता है। सबसे ज़्यादा बुलबुले मैग्नीशियम में बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बुलबुले किस में बनते हैं, तो मैग्नीशियम में बनते हैं। और मैग्नीशियम बुलबुले बनेंगे मतलब कि ऊष्मा बाहर जाएगी, ऊष्मा बाहर जाएगी तो कौन सी उस कहलाएगी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। कॉपर में न तो बुलबुले बनते हैं न टेम्परेचर में चेंज जाता है, पहले ही बता चुका कि कॉपर जल के साथ क्रिया ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सब एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। अब ये सब पढ़ने के बाद में अब हम लोग चलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का मतलब है कि रॉयल वाटर जेली, रॉयल वाटर जेली। ठीक है, एक्वा रेजिया मतलब रॉयल वाटर जेली, इसको एक्वा रेजिया को बोलते हैं रॉयल वाटर जेली। ठीक है, रॉयल वाटर जेली कैसे बनती है वो देखिए। रॉयल वाटर जेली बनती है कि 3 अणु तो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अणु हमारे पास में सोरेक अम्ल, इन दोनों का संयोग होगा, मतलब 3:1 का संयोग। 3:1 का संयोग मतलब 3 तो किसके हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 किसका हो जाएगा, HNO3 का। तो 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 HNO3, 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 HNO3 मिलके और किसका निर्माण करते हैं, एक्वा रेजिया का। इसमें इतनी क्षमता होती है कि 3:1 के अनुपात में एक्वा रेजिया होगा तो ये सोने को भी गला सकता है। ये किसको गला सकता है, सोने को गला सकता है। लेकिन इनमें से हम कहें कि अकेला अकेला गला दे
तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक के 3 अणु ले लिए तो अकेला नहीं गलाएगा, HCl के एक अणु ले लिया तो ये अकेला नहीं गलाएगा। अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन दोनों मिल जाएंगे मतलब 3:1 का संयोग हो जाएगा, तो ये क्या है, गोल्ड को भी क्या कर देगा, गला देगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात आ रही है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन में शक्ति वाली बात आ रही है कि 3:1 मतलब दोनों मिलके तो सोने को गला देंगे, लेकिन अकेला तो इससे कुछ भी मुश्किल है होना। ठीक है, इतना दिमाग में आया। तो अब आप लोगों को मैं आज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, और उन क्वेश्चंस को आप मेरे को करके दिखाओगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप करोगे, इन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, और करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हमारे पास में शब्द समीकरण एवं रासायनिक समीकरण क्या हैं, क्या होते हैं, ये बताना है। थर्ड जो क्वेश्चन है आपको बोलना है, थर्ड जो क्वेश्चन है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में निम्न को संतुलित कीजिए। Fe+H2O Fe3O4+H2 कॉपर प्लस फेरिक सल्फेट इक्वल टू कॉपर सल्फेट प्लस Fe। इन छोटे मोटे क्वेश्चंस को आपको करना है, और करके, और आपको पता ही है इस चीज़ का कि मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है इंदर जोनवाल के नाम से। यहाँ पे आपको फ़ोटो खींच के भेज देनी है। ठीक है। दूसरा, मेरे नंबर हैं 7023715775। इस पे आप लोग क्या है कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को बताऊं कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, ये थोड़ा सा काम आप कर दिया करो प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है। तो हम लोगों को इससे खुद को मोटिवेशन आती है, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। और ये आप छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, फिर मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन भी दूंगा अब रेगुलर, क्योंकि तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरा पार्ट भी 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तो 3 पार्ट से आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग फॉलो करके और मेरे को स्क्रीनशॉट डालना, और आप वीडियो को, जितनी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का जो पार्ट है सबसे पहले टच हो रहा है, सबसे ज़्यादा भयंकर पार्ट है, वही शुरुआत में डाला गया है।
और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ आप घर पे रहो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाता कि भाई 10-15-20 मिनट 25 मिनट देख के और आप बोर ना हो, इसलिए धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी की जैसे नहीं है कि 1-1 घंटे की वीडियो बना दी, 1.5 घंटे की वीडियो बना दी जिसमें बोर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करता मैं। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझते हुए पढ़ो और अपने लिख के याद करो। सबसे बड़ी बात है लिख के याद करो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।